दोस्तों, एक ऐसी घटना जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गांव में एक गरीब किसान की 4 बेटियां बिन शादी के गर्भवती हो गई। सबका यही सवाल था कि ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे के बाप कौन है? ये घटना सारे गांव वालों को हिला कर रख दिया। गांव का हर इंसान ये सोचकर परेशान था कि वो कौन दरिंदा है जो एक-एक करके इन बिन मां की मासूम बेटियों की जिंदगी खराब कर रहा है। ये दिल दहला देने वाली सच्ची घटना जरूर सुने। यदि आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिंधु नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव हरिपुर में रामदास अपनी 4 बेटियों सावित्री, कमला, राधा और छोटी बेटी अनुराधा के साथ रहता था। रामदास की पत्नी लक्ष्मी अनुराधा के जन्म के कुछ समय बाद ही बीमारी के कारण चल बसी थी। तब से रामदास ने अपनी बेटियों को मां और पिता दोनों का प्यार दिया। वो एक मेहनती किसान था जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश देता था। उसकी सबसे बड़ी बेटी सावित्री अब 22 वर्ष की हो चुकी थी और घर की जिम्मेदारियों को संभालने में अपने पिता का पूरा साथ देती थी। सावित्री एक समझदार और मेहनती लड़की थी। उसने अपनी मां की मृत्यु के बाद अपनी छोटी बहनों की देखभाल मां की तरह की थी। वो सुबह जल्दी उठकर घर का काम संभालती, खाना बनाती और अपने पिता के लिए खेत में ले जाने के लिए भोजन तैयार करती। उसकी बहनें भी घर के कामों में उसका पूरा साथ देती थी। चारों बहनें आपस में बहुत प्यार और एकता के साथ रहती थी। गांव में लोग रामदास के परिवार की तारीफ करते थे और सावित्री की सुंदरता और समझदारी की चर्चा हर गली मोहल्ले में थी। एक सुहानी सुबह सूरज की पहली किरणें हरिपुर गांव में फैल रही थी। रामदास अपने छोटे से आंगन में बैठा हुआ था और सावित्री उसके लिए खाना तैयार कर रही थी। रामदास ने अपनी गहरी आवाज में कहा, सावित्री बेटी, जल्दी से खाना बांध दे, मुझे खेत पर जाना है। आज गंगा प्रसाद मेरा इंतजार कर रहा होगा। सावित्री ने रसोई से जवाब दिया, हाँ पिताजी, बस अभी तैयार करती हूं। उसने एक थाली में ताजा बनाई रोटियां, सब्जी और एक छोटा सा कटोरा खीर का रखा। खीर की मधुर खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बेटी, ये खीर की खुशबू तो कमाल की है। लगता है आज मेरी बेटी ने मेरे लिए खास खाना बनाया है। सावित्री ने शर्माते हुए जवाब दिया, जी पिताजी, आपको खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने आज खास आपके लिए बनाई है। चलो अच्छा है, आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। अब मैं चलता हूं। बेटी, तुम अपनी और अपनी बहनों की देखभाल करना और हाँ, किसी अनजान को घर में मत आने देना। रामदास ने सावित्री को समझाते हुए कहा। सावित्री ने जवाब दिया, जी पिताजी, आप निश्चिंत रहें, आप भी अपना ख्याल रखिए। रामदास अपनी टोकरी उठाकर खेतों की ओर निकल गया। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त गंगा प्रसाद मिला। गंगा प्रसाद और रामदास की दोस्ती बचपन से थी। दोनों एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे। गंगा प्रसाद कुछ साल पहले व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव चला गया था, लेकिन हाल ही में वो हरिपुर वापस लौटा था। उसने हंसते हुए कहा, अरे रामदास, आज तो बहुत देर कर दी। रामदास ने जवाब दिया, हाँ कुछ नहीं, बस सावित्री से थोड़ी बात कर रहा था। गंगा प्रसाद ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा, अच्छा, अब तो तुम्हारी सावित्री भी बड़ी हो गई होगी। जब वह छोटी थी तब मैं उसे अपने कंधों पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाता था, लेकिन अब तो पूरे 10 साल बाद गांव लौटा हूं, किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिला। रामदास ने गर्व से कहा, हाँ दोस्त, जब से लक्ष्मी का देहांत हुआ, सावित्री ने ही अपनी बहनों को मां की तरह संभाला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरी बेटी इतनी समझदार है। गंगा प्रसाद ने उत्साह से कहा, फिर तो मुझे भी सावित्री और बाकी बेटियों से मिलना पड़ेगा। चल, आज रात का खाना तेरे घर पर ही खाते हैं। रामदास ने खुशी से जवाब दिया, ठीक है भाई, आज रात तू मेरे घर आ। शाम को जब सूरज ढल रहा था, रामदास गंगा प्रसाद को अपने घर ले आया। सावित्री और उसकी बहनें घर के आंगन में काम कर रही थी। रामदास ने जोर से पुकारा, सावित्री, कमला, राधा, अनुराधा, देखो कौन आया है। रामदास की आवाज सुनकर चारों बहनें बाहर आईं। पिताजी, आप आ गए? और ये कौन है? सावित्री ने पूछा। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये मेरा दोस्त गंगा प्रसाद है। तुम्हें याद है, जब तुम छोटी थी तो ये तुम्हें मेला दिखाने ले जाया करता था। सावित्री ने हंसते हुए कहा, हाँ पिताजी, चाचा जी को भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। गंगा प्रसाद ने तारीफ करते हुए कहा, वाह सावित्री बेटी, तुम तो सचमुच बहुत बड़ी हो गई हो, बिल्कुल अपनी माँ लक्ष्मी जैसी लग रही हो। इसके बाद सावित्री शर्माते हुए बोली, अब आप लोग बैठ जाइए, मैं ही खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर सावित्री रसोई की ओर बढ़ गई। सभी लोग अंदर गए और आराम से खाना खाया। गंगा प्रसाद ने रामदास की बेटियों की तारीफ की और पुरानी बातें याद की। रात बीत गई और गंगा प्रसाद अपने घर लौट गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए।
गंगा प्रसाद अक्सर रामदास के घर आता जाता रहता था। एक दिन जब दोनों दोस्त खेतों में काम कर रहे थे, गंगा प्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा, रामदास, क्या तूने कभी सावित्री की शादी के बारे में नहीं सोचा? वह अब बड़ी हो गई है। रामदास ने जवाब दिया, क्या करूं भाई, सोचा तो है, लेकिन कोई अच्छा सा लड़का मिले तब ना। मैंने अपनी बेटियों को बड़े नाजों से पाला है और अभी मेरी बाकी 3 बेटियां छोटी हैं, इसलिए सावित्री को शादी के लिए मनाना थोड़ा मुश्किल है। गंगा प्रसाद ने समझाया, देख भाई, मजबूरियां तो हमेशा रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी बेटी की शादी ना करे। सावित्री अब जवान हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए। इससे अच्छा है कि तू उसकी शादी कर दे। रामदास ने कहा, हाँ भाई, तू सही कह रहा है, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूं। फिर गंगा प्रसाद ने हंसते हुए कहा, सोचना क्या, जल्दी से एक अच्छा सा लड़का देख और रिश्ता तय कर दे। रामदास ने हामी भरी और मन ही मन सावित्री के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने का फैसला किया। सावित्री की सुंदरता और अच्छे स्वभाव के कारण जल्द ही गांव के एक सम्मानित परिवार से रिश्ता आ गया। रामदास ने सावित्री से कहा, बेटी, मैंने तेरा रिश्ता गांव के हरिपाल के बेटे श्याम से तय कर दिया है। तुझे कोई आपत्ति तो नहीं? सावित्री ने विनम्रता से जवाब दिया, पिताजी, आपने जो फैसला लिया है वो मेरे लिए ठीक ही होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। रिश्ता तय हो गया और अगले साल के लिए शादी की तारीख भी रख दी गई। लेकिन एक दिन अचानक सावित्री की तबीयत खराब हो गई। उसे बार बार उल्टियां होने लगी। कमला ने घबराते हुए रामदास को बताया, पिताजी, दीदी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें लगातार उल्टियां हो रही हैं। रामदास ने चिंतित होकर कहा, क्या उल्टियां? जल्दी से वैद्य जी को बुला ला। कुछ देर बाद गांव की एक बुजुर्ग महिला, जो वैद्य का काम भी करती थी, घर आई। उसने सावित्री की जांच की और रामदास को एकांत में बुलाकर कहा, रामदास, तुम्हारी बेटी सावित्री मां बनने वाली है। यह सुनकर रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रही हो वैद्य मां? ये नहीं हो सकता। सावित्री का तो विवाह भी नहीं हुआ। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वैद्य मां ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अच्छे से जांच की है रामदास, कोई गलतफहमी नहीं है। वैद्य मां के जाने के बाद रामदास ने सावित्री से सख्ती से पूछा, सावित्री, ये सब क्या है? सच सच बता, ये कैसे हुआ? सावित्री ने रोते हुए कहा, पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। रामदास गुस्से में चिल्लाए, मुझे पागल समझती है? सच बता, ये सब कैसे हुआ? सावित्री ने बार बार यही कहा, पिताजी, मैं सच कह रही हूं, मुझे कुछ नहीं पता। रामदास का मन उलझन में पड़ गया। वो सावित्री को लेकर दूसरे गांव के एक मशहूर वैद्य के पास गया। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त गंगा प्रसाद मिल गया। उसने पूछा, अरे रामदास, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? रामदास ने संक्षेप में जवाब दिया, बस सावित्री की तबीयत खराब है, वैद्य के पास जा रहा हूं। गंगा प्रसाद ने जिद करते हुए कहा, मैं भी साथ चलता हूं, सावित्री मेरी भी बेटी जैसी है। रामदास उसे मना नहीं कर सका और दोनों सावित्री को लेकर वैद्य के पास गए। वैद्य ने भी यही बताया कि सावित्री गर्भवती है। यह सुनकर रामदास और गंगा प्रसाद स्तब्ध रह गए। रामदास ने सावित्री को एक सुनसान जंगल की ओर ले गया। वहां उसने सावित्री से फिर पूछा, बेटी, सच बता, यह सब कैसे हुआ? किसका पाप है ये? सावित्री ने फिर से रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। रामदास गुस्से और दुख में कहा, यह नहीं हो सकता, तू सच नहीं बता रही। अगर ये बात गांव में फैल गई तो हमारी और तुम्हारी बहनों की बदनामी होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गंगा प्रसाद ने बीच में कहा, रामदास, एक बार उसकी बात तो सुन ले। लेकिन रामदास का गुस्सा और समाज का डर उस पर हावी हो गया। वो सावित्री को एक गहरे कुएं के पास ले गया। सावित्री ने घबराते हुए कहा, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। रामदास ने आंसुओं के साथ कहा, मुझे माफ कर बेटी, मैं समाज के ताने और बदनामी से बचने के लिए मजबूर हूं। अगर तू रही तो मेरी बाकी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सावित्री चिल्लाते रही, पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मैं सच कह रही हूं। लेकिन रामदास ने उसकी एक ना सुनी और उसे कुएं में धक्का दे दिया। सावित्री की चीखें जंगल में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। गंगा प्रसाद ने हैरानी और दुख से कहा, यह तूने क्या किया रामदास? रामदास ने टूटे स्वर में कहा, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। मैं अपनी बाकी बेटियों की जिंदगी नहीं बर्बाद होने दे सकता। दोनों चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। रामदास जब घर पहुंचा तो उसकी तीनों बेटियां कमला, राधा और अनुराधा ने पूछा, पिताजी, आप अकेले क्यों आए? दीदी कहाँ है? रामदास ने बहाना बनाते हुए कहा, सावित्री को मैं तुम्हारी बुआ के पास छुड़ाया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहां वो ठीक हो जाएगी।
तो फिर तो आपने अच्छा किया। पिताजी चलिए खाना खा लीजिए, कमला ने कहा। लेकिन रामदास का मन भारी था। वो खाना खाने से मना करके बाहर चला गया। रात में अकेले बैठकर वो सोचता रहा, आज तो मैं इनके सवालों से बच गया, लेकिन आगे क्या होगा? अगर कोई फिर से सावित्री के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ महीने बीत गए। रामदास हर दिन सावित्री की याद में परेशान रहता था। वो गांव वालों के सवालों से बचने के लिए बहाने बनाता। लेकिन एक दिन फिर से एक नया संकट आ खड़ा हुआ। उसकी दूसरी बेटी कमला की तबीयत खराब हो गई। उसे भी उल्टियां और चक्कर आने लगे। कमला ने कमजोर आवाज में कहा, पिताजी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कल रात से उल्टियां हो रही हैं और मुझे चक्कर आ रहे हैं। रामदास का दिल धक से रह गया। हे भगवान, कहीं ये भी, उसने मन ही मन सोचा। वो तुरंत एक ऐसे वैद्य को बुलाने गया जिसे गांव में कम लोग जानते थे। वैद्य ने कमला की जांच की और रामदास को बताया। तुम्हारी बेटी मां बनने वाली है। ये सुनकर रामदास का गुस्सा और डर फिर से भड़क उठा। उसने कमला से पूछा, ये क्या सुन रहा हूं? सच बता, ये सब कैसे हुआ? कमला ने कमजोर आवाज में कहा, पिताजी, मुझे मेरी मां की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। रामदास गुस्से में चिल्लाया, तू भी वही बात कह रही है जो सावित्री कह रही थी? मैं अब और बदनामी नहीं सह सकता। कमला ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं सच कह रही हूं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रामदास ने उसे रोक लिया और कहा, नहीं बेटी, ऐसा मत कर। मुझे तेरी बात पर यकीन है, लेकिन इस समस्या का कोई हल निकालना होगा। रामदास को अब समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने फैसला किया कि वो इस बार राजा विक्रमादित्य के पास जाएगा। वो कमला को घर पर छोड़कर महल की ओर निकल गया। महल में राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे थे। रामदास ने उनके सामने जाकर कहा, महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। राजा ने पूछा, क्या हुआ रामदास? तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज, ये बात मैं सबके सामने नहीं कह सकता। कृपया मुझे आपसे एकांत में बात करने का मौका दें। रामदास ने विनती की। राजा ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, अब बताओ क्या बात है? रामदास ने सारी कहानी, सावित्री की बीमारी, वैद्य की बात और अपने भयानक निर्णय, सब कुछ राजा को बता दिया। उसने ये भी बताया कि अब उसकी दूसरी बेटी कमला के साथ भी वही हुआ है। रामदास ने आंसुओं के साथ कहा, महाराज, मेरी बेटियां बहुत समझदार हैं। वे घर से बाहर नहीं निकलती। फिर भी ये सब कैसे हो रहा है? मैं आपसे न्याय की गुहार लगाने आया हूं। राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में पड़ गए। यह मामला वाकई बहुत गंभीर है। तुमने अपनी बड़ी बेटी की बात पर यकीन नहीं किया और उसे मार डाला। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुम तब मेरे पास आते तो शायद आज ये नौबत ना आती। रामदास ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं एक बाप हूं और मुझे समाज की बदनामी का डर था। तुम भी सजा के पात्र हो, लेकिन पहले हमें उस दुष्ट को पकड़ना होगा जिसने तुम्हारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की। तुम घर जाओ और किसी को कुछ मत बताना, हम इस मामले का हल निकालेंगे। राजा ने आश्वासन दिया। रामदास घर लौट गया और राजा पूरी रात इस विचित्र मामले के बारे में सोचते रहे। अगली सुबह राजा ने अपने विश्वस्त मंत्री विश्वनाथ को बुलाया। मंत्री जी, ये मामला बहुत उलझा हुआ है। हमें उस दुष्ट को पकड़ना होगा जो इस अपराध का जिम्मेदार है। मंत्री विश्वनाथ ने कहा, महाराज, आपको योजना बनाएं, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। राजा ने धीरे से अपनी योजना बताई। हम कुछ सैनिकों को गांव वालों के भेष में रामदास के घर के आसपास तैनात करेंगे। वे रात में नजर रखेंगे कि कौन आता जाता है। हमें उस दुष्ट को रंगे हाथों पकड़ना होगा। मंत्री ने रजा की तारीफ करते हुए कहा, अति उत्तम महाराज, ये योजना जरूर काम करेगी। रामदास अपने घर लौट आया, लेकिन उसका मन अब भी भारी था। राजा विक्रमादित्य की बातों ने उसे एक नई उम्मीद दी थी, पर साथ ही सावित्री की याद और कमला की हालत उसे बार बार परेशान कर रही थी। उसने अपनी बेटियों से कुछ नहीं कहा और रात में सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। कमला, राधा और अनुराधा को देखकर वो मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, मेरी बेटियों को इस संकट से बचा ले। उस रात वो सो नहीं सका। वो आंगन में बैठा तारों को निहारता रहा और मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब कैसे हो रहा है? उधर राजा विक्रमादित्य और उनके मंत्री विश्वनाथ अपनी योजना को अमल में लाने में जुटे थे। विश्वनाथ ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को चुना, जो गांव वालों के भेष में रामदास के घर के आसपास नजर रखने वाले थे। ये सैनिक सामान्य किसानों और मजदूरों की तरह कपड़े पहनकर गांव में घुल मिल गए, ताकि किसी को शक न हो। विश्वनाथ ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वे रात के समय रामदास के घर पर पैनी नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। रात गहराने लगी। हरिपुर गांव में सन्नाटा छा गया।
कुत्तों की भौंकने की आवाज़ और रात के कीड़ों की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रामदास का परिवार गहरी नींद में था। कमला, जो दिन भर की परेशानी और उल्टियों से थक चुकी थी, अपनी बहनों के पास सो रही थी। रामदास भी आखिरकार थकान के मारे अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। आधी रात को एक काले कपड़े से चेहरा ढका हुआ व्यक्ति चुपके से रामदास के घर की ओर बढ़ा। उसकी चाल सावधान थी, जैसे वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देख ले। वो घर के पिछले हिस्से में बने छोटे से दरवाजे की ओर गया, जो आंगन में खुलता था। सैनिक, जो पास के पेड़ों और झाड़ियों में छिपे थे, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजे की सांकल खोलने की कोशिश की, एक सैनिक ने चुपके से एक जाल फेंका। ये जाल विशेष रूप से तैयार किया गया था, जिसमें तेज कांटे लगे थे। जाल उस व्यक्ति के पैरों में उलझ गया और वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पैरों में कांटे चुभने के कारण वो जोर से चीखा। उसकी चीख रात के सन्नाटे को चीर गई। उसी समय सैनिकों ने एक बड़ा लोहे का पिंजरा, जो पहले से पेड़ पर लटका हुआ था, नीचे गिरा दिया। पिंजरा उस व्यक्ति के ऊपर आ गिरा और वो उसमें फंस गया। पिंजरे की आवाज से रामदास और उसकी बेटियां जाग गई। आसपास के कुछ गांव वाले भी बाहर निकल आए। सैनिकों ने तुरंत स्थिति को संभाला और भीड़ को शांत किया। रामदास गुस्से और आश्चर्य से चिल्लाया, "ये कौन है? मेरे घर में चुपके से घुस रहा था।" एक सैनिक ने कहा, "इसे महल ले चलो, महाराज इसका फैसला करेंगे।" रामदास, कमला और कुछ गांव वाले सैनिकों के साथ उस व्यक्ति को पकड़कर महल की ओर चल दिए। पिंजरे में बंद उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी काले कपड़े से ढका था। रामदास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कौन हो सकता है? मेरी बेटियों के साथ ये घिनौनी हरकत किसने की? महल में राजा विक्रमादित्य को रात में ही सूचना मिल गई थी। वे अपनी सभा में बैठे थे और उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सैनिक उस पिंजरे को सभा के बीचों बीच ले आए। रामदास और कमला भी वहां मौजूद थे। गांव वालों की भीड़ सभा के बाहर जमा हो गई थी, लेकिन राजा ने केवल कुछ विश्वस्त लोगों को अंदर आने की इजाजत दी। राजा ने सख्त स्वर में कहा, "इसके चेहरे से कपड़ा हटाओ।" मंत्री विश्वनाथ ने आगे बढ़कर उस व्यक्ति के चेहरे से काला कपड़ा हटाया। जैसे ही चेहरा सामने आया, रामदास के मुंह से एक चीख निकल गई, "गंगा प्रसाद तू!" सभी लोग स्तब्ध रह गए। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रामदास का बचपन का दोस्त गंगा प्रसाद था। कमला की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, "चाचा जी, आपने ये सब किया?" रामदास का गुस्सा और दुख उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। "महाराज, ये मेरा दोस्त गंगा प्रसाद है। मैंने इसे अपने भाई की तरह माना और इसने मेरी बेटियों के साथ ये नीच हरकत की।" राजा विक्रमादित्य ने गर्जना की, "गंगा प्रसाद, तू बोल, तूने ये सब क्यों किया? तूने मेरी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह माना, फिर भी तूने ये घिनौना अपराध किया?" गंगा प्रसाद ने सिर झुकाए रखा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, "महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती कबूल करता हूं। ये सब मेरी कमजोरी की वजह से हुआ।" गंगा प्रसाद ने सिर उठाया और धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। "महाराज, जब मैं इस गांव में रहता था, तब रामदास और मैं बचपन के दोस्त थे। मैं उसकी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह मानता था, लेकिन कुछ साल पहले मुझे व्यापार के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। वहां मेरी जिंदगी मुश्किल थी। मेरी शादी नहीं हो सकी क्योंकि कोई भी व्यापारी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता था। लोग ताने मारते थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब मुझे कोई नहीं मिलेगा। जब मैं कई साल बाद हरिपुर लौटा तो रामदास से मेरी मुलाकात हुई। वो मुझे अपने घर ले गया। वहां मैंने सावित्री को देखा। वो अब जवान और खूबसूरत हो गई थी। मेरे मन में गलत ख्याल आने लगे। मैंने अपनी इस कमजोरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। मुझे अपनी जिंदगी में एक साथी की कमी खल रही थी और सावित्री की सुंदरता ने मेरे मन को भटका दिया। एक दिन मैं अपने एक पुराने दोस्त के पास गया जो जड़ी बूटियों का व्यापारी था। मैंने उससे अपनी परेशानी बताई। उसने मुझे एक ऐसी औषधि दी जिसे छिड़कने से कोई गहरी नींद में चला जाता है और उसे कुछ पता नहीं चलता। मैंने उस औषधि का इस्तेमाल किया। जब भी मैं रामदास के घर जाता, मैं रात में उस औषधि का छिड़काव करता, जिसे पूरा परिवार बेहोश हो जाता। फिर मैंने अपनी गलत मंशा पूरी की। सुबह होने से पहले मैं चुपके से निकल जाता ताकि किसी को कुछ पता ना चले। जब सावित्री की तबीयत खराब हुई तो मुझे डर लगा कि मेरा अपराध सामने आ जाएगा, लेकिन जब रामदास ने सावित्री को, गंगा प्रसाद रुक गया क्योंकि वो आगे नहीं बोल पा रहा था। रामदास चीखते हुए बोला, "दुष्ट, तूने ये सब क्यों किया? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई?"
मुझे माफ़ कर दो रामदास, मैं अपनी कमज़ोरी पर काबू नहीं कर सका, लेकिन इसमें तेरा भी दोष है। तूने अपनी जवान बेटियों के समय पर शादी नहीं की। अगर सावित्री की शादी पहले हो जाती तो शायद ये सब ना होता। गंगा प्रसाद ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर आवाज में कहा, चुप कर नीच, तू अपराध करके अब अपने दोस्त पर दोष मढ़ रहा है। तेरी वजह से एक बेटी की जान गई और दूसरी की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। राजा विक्रमादित्य ने सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट को राज्य के बीचों बीच ले जाओ, इसे सूली पर लटकाया जाए ताकि हर कोई देखे कि ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों का क्या अंजाम होता है। सैनिक गंगा प्रसाद को पकड़कर ले गए। गांव वालों ने उसे ताने मारे और उसकी निंदा की। गंगा प्रसाद का सिर शर्म से झुका हुआ था। उसकी सजा ने पूरे गांव को एक संदेश दिया, ऐसे अपराधों की कोई माफी नहीं होगी। राजा ने रामदास की ओर देखा और कहा, रामदास, गंगा प्रसाद ने जो अपराध किया उसका जिम्मेदार वो है, लेकिन तुमने भी अपनी बेटी सावित्री की बात पर यकीन नहीं किया और उसकी जान ले ली। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुम उस समय हमें सब बता देते तो शायद कमला की जिंदगी ना बर्बाद होती। रामदास ने आंसुओं के साथ कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक बाप हूं और मुझे समाज की बदनामी का डर था। मैंने जो किया वो मुझे सही लगा। फिर राजा ने रामदास को समझाते हुए कहा, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, लेकिन तुमने जो अपराध किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें 5 वर्ष तक कारावास में रहना होगा, लेकिन तुम्हारी बेटी कमला की जिम्मेदारी अब हमारी है। हम उसका विवाह किसी अच्छे और सम्मानित व्यक्ति से करवाएंगे और उसके होने वाले बच्चे को पिता का साया मिलेगा। तुम चिंता मत करो। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। राजा विक्रमादित्य ने अपने वचन के अनुसार कमला का विवाह अपने एक वफादार सैनिक सूरज से करवाया। सूरज एक नेक और मेहनती युवक था जो कमला की स्थिति को समझता था। उसने कमला को पूरे सम्मान के साथ अपनाया और उसके होने वाले बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह प्यार देने का वादा किया। राधा और अनुराधा की भी शादी राजा ने अपने महल के 2 अन्य सैनिक रमेश और किशोर से करवा दी। दोनों सैनिक न केवल बहादुर थे बल्कि दयालु और परिवार के प्रति समर्पित भी थे। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि रामदास की बेटियां एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। राधा और अनुराधा को राजा ने अपने महल में काम करने वाली दासियों के साथ शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भेजा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। दोनों बहनें मेहनती थीं और जल्द ही महल में अपनी जगह बना ली। कमला का बच्चा एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ और सूरज ने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। 5 साल बाद जब रामदास अपनी सजा पूरी करके कारावास से बाहर आया तो उसने अपनी तीनों बेटियों को खुशहाल और सुरक्षित देखा। कमला अपनी बेटी और पति सूरज के साथ एक छोटे से घर में सुखी जीवन बिता रही थी। राधा और अनुराधा भी अपने परिवारों के साथ खुश थीं। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। वो महल गया और राजा विक्रमादित्य के सामने सिर झुकाकर बोला, महाराज, आपने मेरी बेटियों को नया जीवन दिया। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। राजा विक्रमादित्य बोले, रामदास, हमारा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। तुमने अपनी गलती की सजा भुगती है। अब अपनी बेटियों के साथ समय बिताओ और उन्हें प्यार दो। रामदास अपने घर लौटा जहां उसने अपनी तीनों बेटियों को एक साथ देखकर बहुत खुश हुआ। वो अपनी बेटियों के साथ शेष जीवन बिता रहा था और हर पल उनके साथ बिताने की खुशी महसूस कर रहा था।